नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। यूपी में 7 चरणों के घमासान की पटकथा लिखी जा चुकी है। अब सियासतदान इस पटकथा पर अपने तरीके से चुनावी मंच पर अभिनय कर रहे हैं। इस चुनावी रंगमंच पर मतदाता रूपी दर्शक को किसका अभिनय विश्वसनीय लगेगा, उसका परिणाम 10 मार्च को आएगा। जनमंचों पर राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर सियासी आक्षेप लगाना सत्ता की चौखट तक जाने का बेस होता है। अगर देश के सबसे बड़े सूबे की बात हो और आरोपों में राष्ट्रवाद, जातिवाद, समाजवाद, गुंडाराज, रामराज की चर्चा ना हो, यह अकल्पनीय है। बीजेपी जहां राष्ट्रवाद, रामराज के नाम पर वोट मांग रही है और सपा पर गुंडाराज के आरोपों से जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सपा बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि महंगाई गई क्या, रोजगार का हुआ क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मसलों पर योगी सरकार ने क्या किया। वह कांग्रेस भी रोजगार और शिक्षा के मसले पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है। आज इन्हीं तमाम मसलों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या कभी राजनीति में ऐसी सुचिता आएगी जिसमें आम आदमी के मसलों को लेकर बात होगी। ये गुंडाराज, रामराज, समाजवाद, इन तमाम चीजों को लेकर दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन असल में सियासत जब होती है, राजनीति जब होती है, तो उन तमाम चीजों में देखा जाता है कि वोट प्राथमिकता हो जाता है। और वोट प्राथमिकता जब होता है तो उसमें ऐसे आरोपों का होना भी लाजमी हो जाता है कि किसी ने गुंडाराज को बढ़ावा दिया, कोई ये दावा कर रहा है कि हमने गुंडाराज को खत्म किया, कोई ये कहता है कि हम समाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और किसी का यह कहना है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मसलों पर बात क्यों नहीं हो रही है। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हम करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान अभी जुड़ चुके हैं, परिचय मैं आपसे कराता हूं। आलोक कुमार हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे प्रवक्ता मेरे साथ दीपक मिश्रा है, प्रसपा से। दीपक मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहले दीपक मिश्रा जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने तो उस दौर को देखा है जब आप लोगों की सरकार होती थी, तब आप एक अलग धुरी में नहीं गए थे। सपा प्रसपा सब एक ही था, सब कुछ एक था। और उस वक्त की दिनों को जब याद करता है भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो एक ही आरोप लगाते हैं कि इस दौरान हमने देखा कि गुंडाराज को किस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया गया, और उसमें सारे के सारे आरोप सपा पर लगते रहे। आज इसी पे चर्चा हम कर रहे हैं। ये तमाम जो दावे, तमाम जो बातें की जाती हैं, इनमें हकीकत कितनी है, सच्चाई कितनी है, और इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? जी 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 देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से सिर्फ ये कहूंगा कि जब आप आरोप लगाते हैं, आरोप उठाते हैं, फिर दिखाई बड़ा मंत्री के कार के पहिए के नीचे कोई आम आदमी कुचला गया हो। वह आम आदमी नहीं था, वह देश का लोकतंत्र कुचला जा रहा था जी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से राष्ट्रवाद की बात करती है, और राष्ट्रवाद के कसौटी पर अगर भाजपा को कसा जाए तो पूरी तरीके से यह सरकार विफल नजर आएगी, चाहे वो दिल्ली वाली सरकार हो जी। राष्ट्रवाद की पहली कसौटी स्वभाषा होती है और स्वदेशी मूवमेंट होता है। उत्तर प्रदेश के नारे तक भाजपा शासन काल में परभाषा में गढ़े गए। विदेशी कंपनियों के हवाले पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कर दी गई। विदेशी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया, और छोटे गरीब जो हमारे व्यवसायी वर्ग थे, उनको सड़कों के किनारे से डंडा मार के भगाया गया। और इसी का परिणाम है कि देश में और उत्तर प्रदेश में अरबपतियों की संख्या 232% बढ़ती है और गरीबों की संख्या घटने की बजाय बढ़ जाती है। ये अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट से साबित हो गया। दूसरा राष्ट्रवाद की कसौटी, हिंदी ले लीजिए, स्वभाषा। हम भी हिंदी में बोल रहे हैं, आप भी हिंदी में। हिंदी हमारी मातृभाषा है, माँ जैसी है। आप बताइए, हिंदी के लिए क्या एक भी संकल्प पास हुआ कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए? हिंदी के संवर्धन के लिए योगी जी की सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसके लिए हम जैसे लोग, आप जैसे लोग प्रशंसा के एक वाक्य तक लिख सकें। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक काम किया है, सिर्फ एक काम, बड़े और उदात्त नामों का जितना संकुचीकरण हो सकता है कर दिया। आप बताइए, राष्ट्रवाद कहीं हिंदू और मुसलमान हो सकता है क्या? राष्ट्रवाद तो वह होता है जिसमें अशफाक उल्लाह खान एक मुसलमान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर राष्ट्र की आजादी के लिए लड़ाई लड़ता है। इन्होंने तो भारत माँ की 2 आंखों पे भी भेंट कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है
राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सांप्रदायिकता को प्रक्षेपित किया है। क्योंकि सांप्रदायिकता बहुत बुरी होती है, विभाजनकारी होती है, संकीर्ण होती है, इसलिए अपनी सांप्रदायिकता को इन्होंने राष्ट्रवाद का आवरण देकर, नाम देकर हमारे देश में और प्रदेश में विखंडन की एक और पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इसके लिए, सिर्फ सत्ता के लिए। बस मैं एक छोटा उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं राष्ट्रवादी मानता हूं, भले वो हमारे वैचारिक विरोधी थे, हमारे पूर्वज हैं, सम्मान के साथ कह रहा हूं। उनको चुनाव लड़ना था, लोगों ने कहा कि आप वहां चले जाइए। क्यों? कि वहां पंडित हैं, पंडित पुरवा नाम है, आप चले जाइएगा, जीत जाइएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं जात का नाम लेकर चुनाव नहीं लड़ सकता, भले हार जाऊं। मैं अगर हारूं, मैं भले हार जाऊं, लेकिन हमारा सिद्धांत नहीं हारना चाहिए। और आधुनिक जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और योगी जी की भारतीय जनता पार्टी, यह कदम कदम पे अपने ही सिद्धांत के साथ छल कर रही है सत्ता के लिए। ठीक है, आज सत्ता को कुचल ठीक है। मैं मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं, दीपक मिश्रा जी, कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। पांडे साहब, स्वागत है आपका। और अभिमन्यु त्यागी है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमेंट एक मैं समाजवादी पार्टी से आलोक कुमार मेरे साथ। आलोक कुमार जी, ऐसे आरोप जो मैंने दीपक मिश्रा जी से पूछे, इसको लेकर आपकी रिएक्शन भी चाहूंगा। ये जो आरोप लग रहे हैं और इस प्रकार के आरोपों को लेकर कहीं न कहीं सपा घिर जाती है जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोप लगाती है कि माफिया राज, गुंडा राज ऐसा चलता था, उसको हमने खत्म किया है, बुलडोजर हमने चलाया है और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद आदरणीय शमशेर जी। हमारे बड़े भाई दीपक जी बहुत शामता से चीजों को रख रहे थे, उनके आगे के क्रम को मैं रखना चाहूंगा। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मैं तथ्यपरक आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। नवंबर 2021 में एनसीआरबी के जो आंकड़े अपराध ब्यूरो के जो दर्ज किए गए हैं, उनके जरा आप गौर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश हत्या में टॉप पर दिखाया गया है। दूसरे में दलितों के खिलाफ हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सबसे ज्यादा अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हिंसक अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1। इसके बाद आ जाए नीति आयोग की, चाहे स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट देख ले, चाहे कुपोषण की रिपोर्ट देख ले, चाहे मातृत्व दर शिक्षा के ड्रॉप आउट की रिपोर्ट देख ले, चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आप देख ले, ये सारी रिपोर्ट ये बताती है कि इस 5 साल में मोदी और योगी जी ने जंगल राज की स्थापना कर रखी है। अब दूसरी बात आते हैं कि राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद का सीधा मतलब होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति में कदम टाल करना। आप तो राष्ट्र के बने बनाए संयंत्रों को प्राइवेट हाथों में बेच दे रहे हैं। ये तो राष्ट्र के साथ छल कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहिए देशद्रोही ये हो जाएगा कि अगर आप जो आम जनों की रुपए से बनाए गए संस्थानों को आप बेच दे रहे हैं, तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, ये महंगाई पे बात नहीं कर सकते, ये गन्ना किसानों पे बात नहीं कर सकते। ये बात कर सकते हैं तो किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाने की बात कर सकते हैं। दलित लड़की को रात को 2 बजे मट्टी का तेल डाल के बात कर सकते हैं। ये लोग खाने में जिस प्रकार से वसूली की जा रही है उस पर बात नहीं कर सकते हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता शमशेर जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रही है, समझ रही है और मूल बना लिया है कि इनका सफाया कर देना। ठीक है, आलोक कुमार जी आपके पास लौटूंगा। एक छोटा सा कमेंट पांडे जी मैं अभिमन्यु त्यागी से ले लेता हूं, उसके बाद क्योंकि सरकार आपकी है तो आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। त्यागी साहब, बात इसी मसले को लेकर हो रही कि राष्ट्रवाद की बात कौन कर रहा है, गुंडाराज की बात कौन कर रहा है, हकीकत में चुनाव किस मसले पर लड़ा जा रहा है, कांग्रेस भी बारीकी से समझती होगी। क्या यही चीजें चर्चा का विषय या फिर कुछ और भी जनता को पसंद आ रहा है? ये तमाम बातें हो रही हैं, पार्टियां कर रही जनता के बीच जाकर, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कुछ और है जिसको लेकर जनता सुनना चाहती है, समझना चाहती है? देखिए, जो विचारधारा आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की तरफ खड़ी थी, जो वंदे मातरम नहीं बोलती थी, जो माँ तुझे सलाम नहीं बोलती थी, जो अंग्रेजों से तनख्वाह और पेंशन ले रही थी, आज वो पूंजीपतियों की तरफ खड़ी हुई। वो तब भी राष्ट्र की तरफ नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने जो पार्टी का, जो इनका संविधान है खुद का, भारतीय जनता पार्टी का, इन लोगों ने राष्ट्रवाद का मतलब अलग रख लिया है। यानी सबसे बड़े धोखेबाज, धूर्त, सबसे ज्यादा मिलावट करने वाले, देश के दुश्मन, ये इनके लिए राष्ट्रवाद है।
कोरोना काल में हम सब लोगों ने देखा किस तरह से गंगा में लाशें बहाई गई, किस तरह से 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में बेचा गया। मैं खुद गन्ना किसान हूं, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है हमारा जी। पिछले 3-4 साल का गन्ने का पेमेंट हम लोगों का बकाया है। इसी तरह 5 साल हम लोग महंगे बिजली के बिल देते रहे। आवारा गोवंशों से किसान और आम आदमी उत्तर प्रदेश का परेशान है। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि लगभग 50 से 60 हजार मामले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के नंबर 1 है। 11,900 के हत्याओं के मामले 4,000 हत्याएं उत्तर प्रदेश में देश में नंबर 1 है। और साथ में बच्चों के खिलाफ रोज के 20 मामले हैं, देश में नंबर 1 है। यहां तक कि एडीआर का भी आंकड़ा है कि देश में सबसे ज्यादा करप्टेड और अपराधी जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी कथनी करने में इनकी सरकार में जाति देखकर थानों की ट्रांसफर पोस्टिंग दी गई है। 125 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं एनकाउंटर के तौर पे हुई है। 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है। 3 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्याएं मंदिर की, आश्रम की, मठों की जमीन कब्जाने के लिए हुई है। काशी कॉरिडोर के नाम पर प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया है। अयोध्या के नाम पर जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सरकार कराएगी, इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने चंदा रसीद वसूली और लोगों से गांव-गांव, गली-गली जाके पैसे इकट्ठा किए। ठीक है। 20 पहले जो जमीन 2 करोड़ रुपए की खरीदी गई, उस जमीन को मैं सवाल कर लेता हूं क्योंकि 3-4 वाले सवाल हो गए हैं वो जमीन और 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। इन सवालों का जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि कृष्ण मोहन पांडे भी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीच में नहीं बोले। ये खूबी है, आज जितने प्रवक्ता मेरे साथ हैं इनकी ये खूबी मुझे अच्छी लगी कि वो एक दूसरे के बीच में टोका टाकी नहीं कर रहे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। हर पार्टी जो अपने तरीके से अपनी बात रखना चाहती है वो असल में उसका एजेंडा क्या है और जो जवाब देने वाला उसका एजेंडा क्या है। मैं कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करूंगा। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर घेरने की कोशिश की जा रही है, आज़ादी से लेकर अब तक के आपके जो चलन को लेकर आप लोगों का जो रिएक्शन उसको लेकर विपक्षी पार्टियां आप लोगों को आप आरोप लगा रही हैं और राष्ट्रवाद का आरोप भी लग रहा है कि वो चालाकी से राष्ट्रवाद की बात तो करती है लेकिन असल में राष्ट्रवाद है क्या इसके ऊपर उनको समझ नहीं है। ये तक कह दिया जाता है कि आप लोग तो सरकारी बनी बनाई संस्थाओं को बेचने का काम करते हैं, निजी कंपनियों के हाथ में देते हैं, तो राष्ट्रवाद कहां से आ गया? कृष्ण मोहन पांडे जी। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं समय देने के लिए। जी सर, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए क्योंकि 3 लोगों का जवाब बिल्कुल आपको तीनों का जवाब देना। बिल्कुल सर, हाँ मैं एक लोगों का जवाब देता हूं। जैसे क्या है कि हमारे प्रसपा के मित्र ने कहा हमारे कि किसान नहीं लोकतंत्र उस दिन कुचला गया था। साहब उस दिन जो घटना हुई उसकी जांच हुई और जो अपराध जो जिस व्यक्ति पर अपराध हुआ वो जेल में है। परंतु मैं आपके आदरणीय शिवपाल जी सरकार में थे और एक मंत्री जो एक नाबालिग बच्ची की रेप करता है और रेप करने के बाद से उसे एफआईआर करने के लिए हाई कोर्ट को कहना पड़ता है और उसको गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ घुसता था। ये था आपके अपराध का का। दूसरा, आप ही की सरकार में एक व्यक्ति मथुरा के एक पार्क पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद उसको हटाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की फोर्स लगा दी जाती है, बावजूद वहां पे 11 लोगों की हत्या होती है, परंतु उस व्यक्ति को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और आप उसको बचाते रहे। ये था आपका समाजवाद। मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद तो भाषा में होना चाहिए, इसका जवाब सुन लीजिए आदरणीय मिश्रा जी। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने कहा कि देश में जितने भी सरकारी संस्थान है उन सरकारी संस्थानों में अब हिंदी में कार्य होगा। इन्होंने कहा अक्सर विदेशी कंपनियों को लाया, विदेशी कंपनियों को देश में उदारीकरण लाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया और उस कांग्रेस के सहयोगी कौन रहे? सपा बसपा और देश के अन्य क्षेत्रीय दल रहे। उसमें आप उस पाप में आप भी दोषी है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। इन्होंने कहा हिंदी का संवर्धन नहीं हुआ, इस देश में हिंदी का संवर्धन जितना भारतीय जनता पार्टी। चलिए संपर्क टूट गया है, आवाज नहीं आ पा रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी को जरा जोड़ने की कोशिश कीजिए, आवाज नहीं सुन पा रहा कृष्ण मोहन पांडे जी, आपकी कनेक्शन चला गया है, संपर्क चला गया है। अब देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रवाद को आपने सुना। कृष्ण मोहन जी आवाज नहीं आ पा रही है, तकनीकी दिक्कत है, इसको थोड़ा सा हम दुरुस्त करा लेते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपकी बात पूरी करवाऊंगा। टेक्निकल दिक्कत हुई है वो ठीक हो जाती है, पर
एक जो अहम आंकड़ा मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों को आपने सुन लिया, तमाम राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शन आपने जान लिए, पर मेरे पास ये 2 पेजेस हैं और इन दोनों पन्नों पर मैं आपको 2017 और 2019 की हकीकत दिखाना चाहूंगा कि जिस गुंडाराज को लेकर राजनीतिक पार्टियां ये दावा करती हैं कि हमने तो इसको संरक्षण नहीं दिया, अब उसमें कौन कितने पानी में, ये जरा आप अनुमान लगाइए। मेरे पास उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ये पर्चा है, इसके ऊपर सब लिखा हुआ है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी जो 400 उम्मीदवार उतारती है, जरा सुने गौर से सभी लोग, उसमें से 150 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे, यानी 38%। आप परसेंटेज से अनुमान लगा सकते हैं, 38%। भारतीय जनता पार्टी 383 उम्मीदवार मैदान में उतारती है और 137 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज, जिनमें 36% आंकड़ा बनता है, यानी कोई ज्यादा अंतर नहीं, 38-36। समाजवादी पार्टी 307 उम्मीदवार मैदान में उतारती है और 113 पर यह मामले दर्ज है, 37%। और इसके अलावा बाकी और तमाम, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, 114 उम्मीदवार मैदान में उतारती है, 36 पर मामले दर्ज, 32%। 32, 37, 36, 30+। ये तो रहा विधानसभा का। अब मैं आपको लोकसभा का बता दूं कि गुंडाराज को कौन बढ़ावा दे रहा है और वो खत्म कैसे होगा। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है या इसके ऊपर गंभीरता से कोई पार्टी काम भी कर रही है? अगर ऐसे लोगों को चुनकर संसद भवन में या विधानसभा में भेजेंगे तो फिर उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरे पास लोकसभा का रिकॉर्ड भी है। भाजपा 77 उम्मीदवार मैदान में उतारती है, 41 आपराधिक वाले, 53%। कांग्रेस पार्टी 65 उम्मीदवार मैदान में उतारती है, 34 आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार, 52%। बहुजन समाजवादी पार्टी 37 उम्मीदवार उतारती है, 22 पर मामले दर्ज, 60%। समाजवादी पार्टी 37 उम्मीदवार मैदान में उतारती है, 20 पर मामले दर्ज, 63%। इस फीसदी के मामले में कोई पार्टी आगे पीछे नहीं है। अब छोटा छोटा कमेंट इस पर सबका चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा कृष्ण मोहन पांडे जी कुछ बात कहना चाह रहे थे, वो पूरी कर लेते। कृष्ण जी, जरा अपनी बात को पूरी कीजिए, क्योंकि इस सवाल पर मुझे सबसे एक रिएक्शन चाहिए। जी जी, जैसे कि हमारे कांग्रेस समाजवादी मित्र ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मजबूती से है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट वहीं पे सबसे ज्यादा होती है जहां पे सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज होते हैं। यही समाजवादी सरकार की, जहां तक 3-3 दिन तक बेटियों को उठाकर उनके साथ रेप किया जाता था, उसके बावजूद एफआईआर तक दर्ज नहीं होते थे। और हमारे कांग्रेस के मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो अंग्रेजों से पेंशन और तनख्वाह और उनसे व्यवस्था, अन्य सरकारी व्यवस्थाएं लेते थे साहब, उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हाँ है नाम कांग्रेसी का, वो है नेहरू, मोतीलाल नेहरू, के.एम. मुल्ला, बी.एन. बख्शी, डी.डी. जमाल, एल चलैया, ये वो लोग थे जिनको सरकारी अंग्रेज, जो सरकारी एडवोकेट होते थे, और ये लोग अंग्रेजों से सरकारी वकालत के लिए पैसा लेते थे और वो लड़ते किसके खिलाफ थे? ठीक है, देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ। वो अंग्रेजों से पैसा लेके और लड़ते थे और कहते थे ये देश के आतंकवादी है, इनको जेल भेजना चाहिए। तो अंग्रेजों जी, मुझे लगता है कि मैंने की आवश्यकता इस देश को नहीं है। भरपूर मैंने आपको वक्त दिया है। अब मैं इस पर एक सवाल ले लेता हूं आप सबसे, क्योंकि वक्त का मुझे ख्याल रखना है। पहले दीपक मिश्रा जी, आपसे पूछना चाहूंगा, राष्ट्रवाद की परिभाषा ये होती है कि व्यक्ति ईमानदार भी होना चाहिए, व्यक्ति देशभक्त भी होना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामले भी नहीं होने चाहिए, और यह कहा जाता है कि अगर कहीं से धुआं उठा है तो आग जली होगी। इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी पार्टी का ये दाग साफ हो कि उनके अंदर ऐसे चेहरे नहीं हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज ना रहे हो या किसी मामले में उनकी भागीदारी ना रही हो। हालांकि जांचें होती रहती हैं, बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं सब समझते हैं। मिश्रा जी, ये खत्म होना चाहिए ना राजनीति से? देखिए, राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी है और दाग अगर जिस पर है उसे टिकट नहीं देना चाहिए। हमने भी जो टिकट दिए उसके लिए खेद है, लेकिन हमारा क्या है कि एक यथार्थ से आदर्श की ओर बढ़ना ही राजनीति है। अब जहां तक मेरे भाजपा के साथी ने पंडित नेहरू पे आरोप लगाया, देखिए नेहरू चले गए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लोहियावादी हूं, तो जाहिर सी बात है कि नेहरू की कई नीतियों से मतभेद है और उन पे किताब भी लिखी है। लेकिन पांडे जी, बस एक बात मैं बता दूं, अब वो सुन नहीं रहे हैं, अब उनको सुन नहीं रहे हैं भाई, बोलिए, सुनने दीजिए। लेकिन
पंडित नेहरू आजादी की लड़ाई में जेलों में गए, हड्डियां ढीली की। और एक चीज और मैं बता दूं, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुकदमा लड़े थे, क्या वो देशद्रोही थे? मान्यवर, इतिहास को गलत मत बनाइए। नई पीढ़ी आपको सुन रही है, क्या बोले जा रहे हैं आप? आसफ अली लड़े थे भगत सिंह का मुकदमा। आलोक कुमार, दीपक मिश्रा जी, आपने अहम बात रखी है, आपने स्वीकार तो किया, आपने स्वीकार किया कि शुचिता आनी चाहिए राजनीति में और साफ चेहरे राजनीति के मैदान में आएंगे तो इस चीज से हम निकल पाएंगे। एक छोटा सा कमेंट आलोक कुमार जी आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने जो चीजें मैंने गिनाई है, जो आंकड़े गिनाई है, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है। उम्मीदवार को इस चीज के बारे में जनता के सामने अपनी बात रखनी होती है, मीडिया के सामने कहना होता है, सारी चीजें सामने एक क्लिक में सब कुछ आ जाता है। अब इसमें समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, इसमें बीजेपी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, 1-2% का हेरफेर है। 1-2 उम्मीदवार आप लोगों के ज्यादा हो जाते हैं, बीजेपी के कम हो जाते हैं, या कांग्रेस पार्टी के कम ज्यादा हो जाते हैं, तो बराबर भी हो जाते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर इसकी पहल कब होगी सर? धन्यवाद शमशेर जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीजेपी के बड़े भाई कृष्ण मोहन जी प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने प्रमुख टीआरपी के आंकड़े रखे तो आपने बड़ी अच्छी साफ गोई से ये बता दिया कि पहले लिखे नहीं जाते थे और अब लिखे जा रहे हैं, तो इसके लिए प्रवक्ता अच्छे होने की मैं बधाई देता हूं। दूसरी बात जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि राजनीति में वास्तव में शुचिता की बात होनी चाहिए। यहाँ पर शमशेर जी एक समझने वाली बात यह है, क्योंकि मैं लॉ का भी स्टूडेंट कुछ समय तक रहा हूं, अपराध के 2 प्रकार होते हैं। एक अपराध वो होता है जो जघन्यतम अपराध होता है, सीरियस क्राइम होता है, जिसके लिए समाज अक्षम्य आपको अपराध मानता है, और एक होते हैं साधारण अपराध जिनमें हम राजनीतिक मुकदमेबाजी को हम रखते हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी जो गुंडा राज और अपराध राज पे बात करती है, मेरे पास पेज रखा हुआ है, आपके मुख्यमंत्री पर कम से कम 43 संगीन धाराएं, ऐसी आईपीसी के अंदर कोई सी धारा नहीं बनी होगी शमशेर जी जो इनके मुख्यमंत्री के ऊपर दर्ज नहीं है। दूसरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, 2 पन्ने की 4 सीट जिसमें धाराएं ऐसी हिंदुस्तान में शायद ही कोई बची होगी लगी हुई है। तो जहां जिस स्टेट के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं इतनी संगीन धाराओं से आते हो और बात करते हो कि अपराध खत्म कर देंगे, दूसरी जगह कम था, तीसरी जगह। लेकिन आलोक जी, इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि राजनीति में शुचिता आने के लिए पहल राजनीतिक दलों को करनी चाहिए, इस बात को आप मानते हैं ना? ये ठीक है कि हर पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है, किस तरीके से कौन पार्टी को उम्मीदवार को उतारेगी, लेकिन ये एजेंडा भी प्रमुख होना चाहिए कि साफ सुथरे चेहरे हम सबसे ज्यादा उतारें बाकी पार्टियों के मुकाबले, इसकी पहल होनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूं और बिल्कुल आपको विश्वास भी दिलाता हूं। चलिए, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे करना चाहूंगा अभिमन्यु त्यागी जी। मैंने जो चीजें गिनाई हैं, मुझे लगता है कि इससे आप इनकार नहीं करेंगे, और इस इनकार न करने के साथ साथ इस बात की स्वीकारोक्ति भी करेंगे कि हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे से हमारे चेहरे भी पाक साफ होंगे। कोई आपत्ति है इस बात से आपको? देखिए, लोकतंत्र में अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है राजनीति में। आज अच्छे लोगों का राजनीति में आना बड़ा दुभर है और बहुत चुनौतियां हैं। एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ धर्मवाद है, बाहुबल है, और धन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और वो बहुत बड़ी चुनौती है, आम लोगों के लिए भी है, हम जैसे लोगों के लिए भी है, जो किसान परिवार से आते हैं, मध्य वर्ग से आते हैं, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन उस चुनौती के लिए ये अभी हम डिबेट में तो जरूर कह रहे हैं इन बातों को, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बसपा है, इन लोगों पे चुनाव के वक्त ये आरोप लगते रहे हैं कि टिकट के दौरान समायोजन जो करते हैं उसमें धन का भी इस्तेमाल होता है, बहुत बड़ी पूंजी का इस्तेमाल होता है। चाहे पांडे जी ना बताएं इन बातों को, अभिमन्यु जी आप भी घुमा के फिरा के बात करना जानते, कौन अछूता है इस बात से? धन बल का कौन इस्तेमाल नहीं करता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? जहां जैसा जिसको सूट करता है वही कर लेता है ना। इस चीज से कौन कार्यकर्ताओं को पैसा देती है कि कार्यकर्ता जो है 24 घंटे सेवा में लगा हुआ है, कहां से पैसे लेकर आएगा? तो ये तो लगातार यहाँ से पैसे दिए जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नेहरू जी पर इन्होंने कटाक्ष किया था, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आजादी के आंदोलन में 11.5 मोतीलाल नेहरू
चलिए छोटा सा कमेंट अभिमन्यु जी आपका, उसके बाद मुझे आरएसएस का साहित्य लेकर आए हैं आप, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, जिन लोगों ने कुर्बानी दी आप लोग उन पर कटाक्ष करते हैं। नेहरू के नाम पर, गांधी परिवार के नाम पर आप लोगों की दुकान चल जाती है। एक छोटा सा कमेंट मैं कृष्ण मोहन पांडे जी से, ठीक है अभिमन्यु जी, एक छोटा सा कमेंट कृष्ण मोहन पांडे जी आपसे लूंगा, वक्त का मुझे ख्याल रखना है, समय नहीं है। आप आजकल भगवा पगड़ी पहना देते हैं, जबकि चलिए वामपंथ छोटा सा कमेंट मोहन पांडे जी। पांडे साहब, इस हमाम में मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को कहीं ना कहीं देख पा रहा हूं कि मैं दामन पे लगे हैं। उसमें कितने संगीन आरोप हैं, कितने कम गंभीर आरोप है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आरोपी आरोपी होता है और आरोपियों को राजनीति में आना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में भी हमारे सियासत में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की जो हम बात करते हैं और अपराधवाद को कम करने का दावा करते हैं वो संभव नहीं है। बीजेपी का रुख क्या है? सबसे जी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से लेकर आज तक चाल चरित्र और चेहरे की सदैव व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाती रही है कि जो भी कैंडिडेट हो, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, जो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हो, राष्ट्र सेवा में लगा हुआ हो, उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए, उसकी कथनी करनी में एक शुचिता होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सदैव आगे करती है और भारतीय जनता पार्टी पहले कार्यकर्ता निर्माण की व्यवस्था को आगे बढ़ाकर ही प्रत्याशी बनाती है। तो हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता होता है शुद्ध रूप से चाल और चरित्र से बेहतर व्यक्ति होता है। और मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इस देश में जब जब लोकतंत्र पे एक बेहतर व्यक्ति की चिंता की गई है तो आपको कभी या तो कभी जनसंघ से मिला होगा या तो भारतीय जनता पार्टी से मिला होगा। और मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ये साथ में बैठे हुए सुन रहे हैं, इनके यहाँ सबसे बेहतर जो चरित्र आया था, चरित्र का एक व्यक्ति को टिकट दिया गया, नाहिद हसन को, जिसको जो सबसे बेहतर टिकट इनको चरित्र मिला, उनको इस तरह से इतने अपराध है कि उनको टिकट तक काटना पड़ा। चलिए ये आरोपों का दौर है, आरोपों का दौर आने वाले दिनों में जो 7 चरणों के चुनाव वहां पर चलता रहेगा, लेकिन हकीकत क्या है उस हकीकत को आमजन को समझना होगा। रोकूंगा मैं आपको, रोकूंगा। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ती रहेगी। चलिए शुक्रिया आलोक कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका, दीपक जी आपका भी, कृष्ण मोहन जी, अभिमन्यु जी, आप इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश की सियासत में चेहरों को लेकर बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश की सियासत में राष्ट्रवाद को लेकर बात हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में गुंडाराज को लेकर बात हो रही थी। मैंने आपके सामने 2 आंकड़े रखे, उन दोनों को आप लोगों ने समझा होगा और उसके बाद जो निष्कर्ष आप निकालेंगे वो आपका अपना मंतव्य हो सकता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप ये लगाती रहती हैं खुद को बेहतर बताने की और दूसरे को कमतर आंकने की, लेकिन जब पूरा आंकड़ा, पूरा डेटा सामने आता है कि कौन सी पार्टी के कितने उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसमें कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं होती है। अभी आपको तय करना है, या आपको समझना है कि सच्चा देशभक्त कौन है और सच में अपराध को कम करने की कोशिश कौन सी पार्टी कर रही है। जिस डेटा को मैं देख पा रहा हूं उनमें सब बराबर है, किसी का 1-2% आगे पीछे है। आप इसको लेकर भी वोट कीजिए, जरा इसको समझकर भी वोट कीजिए। और जिन नेताओं पर इस प्रकार के मामले दर्ज, उनसे जरा पूछने की कोशिश कीजिए कि भाई आप वोट मांगने तो आ गए, लेकिन आप पर संगीन मामले दर्ज हैं, इसको लेकर आपका कहना क्या है। अब उसके बाद उसका रुख क्या होगा, वो क्या बोलेगा, ये आपके सामने जो बोलेगा उस हिसाब से आपको सोच समझकर वोट करना है। अच्छे उम्मीदवार को वोट कीजिए, सच में ईमानदार व्यक्ति को वोट कीजिए और ये देखिए, ये परखिए, समझिए कि ये दिखावा है या फिर असल में इस रंगमंच के जरिए कौन सा व्यक्ति झूठा अभिनय कर रहा है। क्योंकि राजनीति का रंगमंच है और इस राजनीति के रंगमंच पर बहुत से अभिनय होंगे, कुछ झूठे भी होंगे, कुछ सच्चे भी होंगे। ये देखना समझना आपका काम है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।